आप सभी से मेरा एक सवाल है, क्या आपके घर में भी महीने की शुरुआत में ये लगता है कि इस बार तो आराम से पूरा महीने का खर्च निकल जाए, लेकिन महीने की 15 तारीख आते आते हम ये सोचने लगते हैं यार कि आखिरकार पैसे गए तो गए कहाँ। सैलरी वही है, घर वही है, लोग वही हैं, लेकिन हर महीने खर्च बढ़ता जा रहा है। कभी अचानक से बिजली का बिल बढ़ जाता है, कभी बच्चों की फीस में इंक्रीमेंट हो जाता है, कभी दवाई में खर्च हो जाते हैं, कभी किसी रिश्तेदार का ऐसा काम आ जाता है कि इमरजेंसी उन्हें हमें पैसे देने पड़ जाते हैं। और फिर महीने के आखिरी दिनों तक वही सवाल हो जाता है कि अब बाकी के दिन कैसे निकले। और इन खर्चों को निकालने के लिए, बाकी के जो महीने के खर्च होते हैं उसको मैनेज करने के लिए हम कई सारे मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज करते हैं जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, और उन लोन को भी हम ना चुका पाते और उसकी वजह से हम और ज्यादा लोन ले लेते, और दोनों ही लोन ना चुकने की वजह से हमें काफी ज्यादा रिकवरी के कॉल्स आने लगते हैं। बार बार हमें परेशान किया जाता है, धमकियां दी जाती है, और कई सारे लोग होते हैं ये सारी चीजों को झेल नहीं पाते और सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समस्या हमेशा कम कमाई नहीं होती, कई बार समस्या होती है कि पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल ना करना। मैंने पिछली वीडियो पे ये अच्छे से बताया हुआ है कि एक मिडिल क्लास फैमिली अपना फैमिली का बजट, जो मंथली बजट होता है, उसको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकता है। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसे समझाया है कि 25,000 की तनख्वाह अगर आपकी आसपास है, 20 से 25,000, तो उसमें हम घर को किस तरीके से चलाएं। इसमें मैंने खर्चों को भी बताया हुआ है, सेविंग्स को भी बताया हुआ है, और कई सारी चीजों को मैंने इस पे कवर किया है। आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, इस वीडियो को एक बार पूरा जाके जरूर देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिंपल तरीकों की जिससे एक मिडिल क्लास फैमिली अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकता है और बिना अपनी जिंदगी को बोरिंग बनाए। इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। गाइस, मेरा नाम है प्रथम बाबू। मैं इस चैनल पे परिवार से संबंधित, बच्चों की परवरिश से संबंधित और रिश्तों से संबंधित वीडियोस लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को समझेंगे जैसे कि हम एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं, सिंपल तरीके से हम बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने मंथली बजट को कैसे कंट्रोल करें इसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहली बात है दोस्तों कि हमें ये पता करना होगा कि हमारे पैसे आखिरकार जा कहाँ रहे हैं। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे जो पैसा होता है ना, वो हम छोटे छोटे जगहों पे खर्च कर देते हैं। और हम ये सोचते हैं मैं तो ज्यादा खर्च ही नहीं करता, लेकिन 20-30 रुपए की डेली चाय पी लेना, 100-50 का रोज बाहर खाना खा लेना, 100-200 रुपए की आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, 200-300 रुपए की आप छोटे मोटे काम पे ऐसे ही उड़ा देते हैं, और ये छोटे मोटे खर्च ना महीने के अंत तक एक बड़ी रकम बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहले एक महीने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि हर खर्चा को लिखिए। सिर्फ एक महीना आप कोशिश करके देखिए, चाहे आपका खर्च 5 रुपए का हो, चाहे आपका खर्च 5,000 रुपए का हो, आपको खुद देखकर हैरानी हो जाएगी कि आपका पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा है। छोटे छोटे जो अमाउंट होते हैं ना, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है ना, खर्च का हिसाब नहीं रखा जाता और उसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सपोज कीजिए आप 5 रुपए डेली आप खर्च कर रहे हैं एक चॉकलेट में, एग्जाम्पल के तौर पे, तो वही जो 5 रुपए होते हैं ना, एक महीने में 150 रुपए हो जाता है। और हमको ये लगता होगा यार 150 रुपए कौन सी बड़ी बात है, ये तो आराम से मैनेज हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज याद रखिए, आपके घर के सारे खर्चे आपने कर लिए और आपके पास सिर्फ 1,000 रुपए है कि आप अपने गैस की जो सिलेंडर है उसको रिफिल करवा सको। और अब जैसे ही आप गैस स्टेशन पे जाते हैं और वहां आपको पता चलता है कि यार गैस की सिलेंडर की जो प्राइस है, रिफिलिंग प्राइस, वो तो 1,150 रुपए होगी है, और 1,150 के बिना आपको वो सिलेंडर मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको वो 150 रुपए की कीमत नजर आएगी। तो हमेशा याद रखिए, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, उसको आप लिखिए कि कौन से मैंने बेफिजूल में खर्च किए हैं, और उस खर्च को आप ना करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात है कि सैलरी आते ही ना सबसे पहले आप ना जरूरी खर्चों को अलग कर दीजिए। अक्सर हम सैलरी आते ही खर्च करना शुरू कर देते हैं, पहले शॉपिंग करेंगे, घूमना फिरना करेंगे, बाहर आउटिंग्स पे जाना चालू कर देते हैं, और महीने के अंत में याद आता है अरे यार बिजली का बिल तो रह गया, बच्चों की फीस तो रह गई, अरे इस महीने हम दवाई का खर्चा कैसे निकालेंगे अपने पेरेंट्स के लिए। इसलिए सैलरी आते ही ना सबसे पहले पैसों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमको डिवाइड करना है कि जरूरी खर्चों को हमको कैटेगरी बनाना है, जैसे घर का राशन काफी ज्यादा जरूरी है, बिजली पानी का बिल ये भी जरूरी है, बच्चों की फीस ये काफी ज्यादा जरूरी है, दवाइयाँ ये इंसान को हमेशा जरूरत पड़ता है क्योंकि हेल्थ का सवाल है, और उसके बाद आ जाता है ईएमआई या फिर आपका रेंट। ये आपका जरूरी खर्च का कॉलम होना चाहिए। दूसरा कॉलम आपका होना चाहिए कि घर के रोजमर्रा के खर्च, जैसे कि सब्जी, ट्रेवल का आने जाने का खर्चा, मोबाइल रिचार्ज हो गया, और छोटे मोटे जो ऊपर नीचे खर्चे होते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तीसरी जो कॉलम है ना, हमको बचत की बनानी है। भले ही रकम छोटी हो, मैंने पिछली वीडियो पे कहा था, भले 500 रुपए भी आप सेविंग करें,
ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि बचत ना महीने के अंत में बचने वाले पैसे से नहीं, बल्कि सैलरी आते ही अलग करना है। हमेशा हम यही सोचते हैं कि इस महीने हम जितने खर्च करेंगे और जो बच जाएगा पैसा, हम उसको सेविंग अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो चीजें आप करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं गलत है। एक तरीके से जो फाइनेंशियल एजुकेशन का जो सिस्टम होता है ना, इसमें ये गलत माना जाता है। आपको सैलरी आते ही अपने जो बचत के खर्चे है ना, उसको आपको अलग कर देना चाहिए, अलग से आपको सेविंग पे डाल देना चाहिए। क्योंकि महीने के अंत में ना अक्सर पैसा बचता ही नहीं है। मैंने बताया ना, आपने भी इस चीज को देखा है कि महीने के आधा होते ही पैसे खत्म हो जाते। तीसरी बात आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूं मैं कि घर का बजट बनाइए, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बजट हमको नहीं बनाना है। बजट का नाम सुनते ही ना बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं, बहुत सारे फैमिलीज ये सोचते हैं, यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, हम अपना बजट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो मैंने पिछली वीडियो पे बताया है बड़ा डिटेल पे कि किस तरीके से आपको बजट कैलकुलेशन करना है। एक बार जरूर उस वीडियो को जाके देखिए। ठीक है, तो यहां पर आपको ये बता रहा हूं कि एक कागज में आप लिख लीजिए, सिर्फ 4 चीजें लिखिए। ठीक है, घर की कुल इनकम कितनी है, हर महीने जरूरी खर्च कितने हैं, कौन से ऐसे खर्च है जो कम किए जा सकते हैं, और कितनी रकम हमें बचानी चाहिए। अगर आपकी फैमिली की मंथली इनकम ना 20 से 25 हजार रुपए है एवरेज, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कितना पैसा घर चलाने में जाएगा, कितना पैसा बच्चों के लिए है, कितना इमरजेंसी फंड है, और कितना हम सेविंग कर रहे हैं। देखिए, इमरजेंसी फंड और सेविंग दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से अपने पिछली वीडियो पे डिफाइन किया हुआ है। इमरजेंसी फंड अलग है, हमको अलग रखना है, और हमारी सेविंग अलग रखनी है। जब हर पैसा पहले से ही किसी काम के लिए तय होता है ना, तो बेवजह खर्च करने की संभावना ना हमारी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। चौथी बात यह है कि जरूरत और इच्छा में फर्क समझिए। हर मिडिल क्लास फैमिली होता है ना, सबसे ज्यादा पैसा ना कई बार जरूरतों पर नहीं बल्कि इच्छाओं पर खर्च कर देता है। यानी कि नया मोबाइल चाहिए, नए कपड़े चाहिए, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, बाहर खाना खाने जाना है। हर चीज गलत नहीं है, लेकिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या सिर्फ मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। ये काफी बड़ा सवाल है। अगर आप आज अपने अंदर ये सवाल पूछेंगे तो अगर जरूरत है तो जरूर खरीदिए, लेकिन सिर्फ मन कर रहा है तो खुद को आप कम से कम 1 वीक का टाइम दीजिए। सोचिए, कई बार सोचिए कि क्या मुझे इसके बिना भी काम या फिर मेरा गुजारा चल सकता है क्या। तो क्या होता है ना, कई बार जब हम एक हफ्ते उस चीज के बारे में सोचते हैं ना, तो हमको बाद में ये रियलाइज हो जाता है कि अच्छा हुआ मैंने इसे तुरंत नहीं खरीद। क्योंकि यही छोटा सा रूल ना बहुत नेसेसरी खर्च को रोक देता है। हम क्या करते हैं, 24 घंटे का सहारा लेते हैं। एक दिन मैं सोचता हूँ, अगर मन किया तो लूंगा, नहीं किया तो नहीं लूंगा। अगर आपके पास ऑलरेडी मोबाइल है, आपको मार्केट में लेटेस्ट मोबाइल आ गया, अगर आपका काम जो है, आपका नियमित काम उससे चल रहा है, तो आपको मोबाइल लेने की जरूरत ही नहीं है। आप बेफिजूल के वहां खर्च कर रहे हैं। हाँ, मोबाइल लेने की जरूरत तब होती है जब आपका पुराना मोबाइल आपका साथ नहीं दे रहा है। कई बार वो बिगड़ रहा है, आप उसको रिपेयर कर रहे हैं, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, या फिर आपको जो जितने काम है ना उसके हिसाब से उसके रैम रोम ना सफिशियंट नहीं है, आपको थोड़ा अपग्रेड करने की जरूरत है। तो आप बेहतर रैम रोम वाली मोबाइल की जरूरत है, थोड़ा ज्यादा ही उसके जो प्रोसेसर है वो हाई प्रोसेसर का चाहिए। जब वो एक्चुअल में जरूरत हो ना, तभी आपको इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। सिर्फ मोबाइल पे नहीं, किसी भी चीज पे हो। ठीक है, कई बार हम सुपरमार्केट भी जाते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हम एक दो सामान खरीदने जाते हैं, लेकिन 10 सामान लेके आते हैं कि वो हमको अच्छा लगने लगता है। छाव को लेके और जरूरत को लेके इसके ऊपर कंट्रोल करना काफी ज्यादा जरूरत है। जरूरत का सामान लेने पे कभी पैसे का आपको देखना नहीं चाहिए कि इतना पैसा लग रहा है, लेकिन जब आप इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको बजट है ना उसको मेंटेन करने की जरूरत है। पांचवी बात यहाँ पर मैं ये कहूंगा आपसे कि घर का सबसे बड़ा खर्च ना अक्सर बाहर का खाना और ना छोटी छोटी खरीदारी होती है, जो हमें ना पता ही नहीं चलता। हम सोचते हैं कि बाहर का खाना सिर्फ 200 या 300 का है, लेकिन महीने में अगर 8 से 10 बार खाना हो जाए, चलो 8 से 10 बार तो ज्यादा हो जाता है, अब 5 से 6 बार भी हम खाते हैं, ठीक है, बाहर का खाना, तो रकम काफी ज्यादा कम हो जाता है यार। अब देखो ना, आप 200 रुपए का आप खाना खाने जा रहे हो, आपने 5 दिन भी खाया तो 1000 रुपए आपके माइनस हो गए। तो 20 हजार की तनख्वाह में आपके पास सिर्फ 19 हजार रुपए बचते हैं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे ना, तो हर दिन छोटी छोटी ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, फूड डिलीवरी हो गई, अननेसेसरी जो सब आपने जो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है ना, नेटफ्लिक्स का लिया है, कई सारे ऐसे गेम्स के भी आपने सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं। तो ये सबको जब अपना मंथली बजट में आप मिला के देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार कि बाप रे, ये तो मेरा बजट से ही बाहर है। क्योंकि मैं भी कई सारे सब्सक्रिप्शन लिया करता था पहले, ठीक है, मैं मोबाइल भी वैसे ही चेंज करता था, मेरे को मोबाइल का भी बहुत ज्यादा शौक। लेकिन अब मेरा मोबाइल चल रहा है, मुझे बना बना के मैं चला लेता हूँ मोबाइल, क्योंकि सफिशियंट है उतना। मैंने सारे सब्सक्रिप्शंस को हटा दिया, क्योंकि सारे सब्सक्रिप्शंस के कारण ना हमारा जो अकाउंट्स है ना उसमें भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसमें ऑटो पे वाला सिस्टम होता है।
वो जैसे ही सब्सक्रिप्शन मतलब खत्म हो जाता है ना, वैसे ही वो ऑटो पे के सिस्टम से वो कट जाता है। तो यहाँ पर भी हमारा जो मंथली बजट है ना, वो काफी हद तक खराब हो जाता है। तो इस हैबिट से बचिए। इंजॉयमेंट भी जरूरी है, लेकिन हर दिन की जो लग्जरी ना धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन सकती है। छठवीं बात यह है कि घर में एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाए। हर मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है ना कि हम सेविंग्स को ही ना इमरजेंसी फंड समझने लगते हैं। लेकिन इमरजेंसी फंड और सेविंग्स में ना काफी ज्यादा अंतर है। जैसे घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, यहाँ पर आपकी इमरजेंसी फंड काफी ज्यादा काम आए। बाइक खराब हो गई, यहाँ पर इमरजेंसी फंड काम आए। नौकरी में समस्या आ गई है, अब आपको 2-3 महीने अपनी लाइफ को सस्टेनेबल तरीके से चलाना है, अच्छे तरीके से चलाना है, तो उसमें भी आपको इमरजेंसी फंड काम आएगा। सेविंग्स काम नहीं आएगी, इमरजेंसी फंड काम आएगा। अगर ऐसे समय पर कोई सेविंग्स भी नहीं होती ना हमारे पास, तो हमें उधार लेना पड़ता है। और वही चीज है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना या फिर कई सारे लोन ऐप से लोन ले लेना, और काफी हाई इंटरेस्ट पे लोन मिलता है यहाँ से, और उसको चुकाते चुकाते अपनी जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको पूरी तरीके से खराब कर। इसलिए हर महीने कम से कम 500 रुपए भी अगर आप ना इमरजेंसी फंड के लिए अलग कर देते हैं और 500 रुपए आप सेविंग के लिए अलग कर देते हैं ना, तो आपके पास सालाना 12,000 रुपए होते हैं। 6,000 रुपए आपके इमरजेंसी फंड और 6,000 रुपए आपकी सेविंग। तो धीरे धीरे यही छोटी रकम एक दिन आपकी बड़ी मदद कर सकती है। याद रखिए, इमरजेंसी फंड जो होता है ना, वो अमीर बनने के लिए नहीं होता। ये मुश्किल समय में ना दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इस चीज के लिए होता है। सातवीं बात यह है कि घर के सभी लोगों को ना खर्च की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कई बार होता है ना कि जो घर चला रहा है ना, वही फाइनेंशियल जो चीजें हैं उसको समझता है, बाकी घर के सदस्य नहीं समझते, और यहीं पर झगड़े हो जाते हैं। घर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, क्योंकि कई घरों में सिर्फ ना जो व्यक्ति कमाता है ना वही पूरा खर्च कर रहा है, उसी को सारी चीजों के बारे में पता होता है। लेकिन अगर परिवार के बाकी लोगों को ये चीज पता नहीं है कि घर में कितनी इनकम आती है, कितना खर्च होता है, तो खर्च को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को भी पैसे की वैल्यू समझाइए। हमको बच्चों को बचपन से ही उनको ना फाइनेंस के बारे में सिखाना चाहिए। कितनी इनकम आती है हमारी, कितनी इनकम जाती है, कितने खर्च होते हैं। इससे क्या है ना, बच्चे भी ना पैसों को लेके, कुछ सामान खरीदने को लेके ना जिद्दी नहीं होते। आपको कहीं पर जिद नहीं करेंगे कि आपकी बजट से ज्यादा चीजों के लिए आपको डिमांड नहीं करेंगे। अगर आप उनको बचपन से ही अपनी कंडीशन को समझाएंगे, आप अपने खर्चों को उनको समझाना चालू करेंगे, घर के बड़े लोग भी बच्चों के सामने हर छोटी चीज खरीदेंगे, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। इसलिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन घर में होना काफी ज्यादा जरूरी है, और इसे आपको आज से ही चालू कर देना चाहिए। आठवीं बात ये मैं आपसे कहूंगा कि हर महीने ना एक छोटा सा ना मनी मीटिंग रखिए घर में। क्या होता है कि ये चीजें ना अक्सर विदेशों में काफी ज्यादा ये चीज पॉपुलर है, लेकिन हमारे इंडिया में इस चीज को ना जो अमीर लोग होते हैं ना वही लोग फॉलो करते हैं ना। जो मिडिल क्लास हो गए और लोअर मिडिल क्लास हो गए या फिर अपर मिडिल क्लास हो गए, ये लोग ये चीजों को कभी फॉलो ही नहीं करते। ये थोड़ा सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि मनी मीटिंग होता क्या है, कि आपको अच्छे से बताता हूं मैं। एक चीज आप याद रखिएगा, अगर आपने मनी मीटिंग सिस्टम अपने अगर घर में चालू कर दिया ना, तो काफी हद तक ना सारे परिवार के जो खर्चे होते हैं ना वो मैनेज होना चालू हो जाए। क्योंकि आप अगर सिर्फ आधे घंटे ना अपने महीने की इनकम के बारे में, अपने जो खर्चों के बारे में, अपने सेविंग्स के बारे में, अपने इमरजेंसी फंड के बारे में अगर आप घर में सारे सदस्यों से आप चर्चा करेंगे कि इस महीने सबसे ज्यादा पैसे कहाँ खर्च हुए, कौन सा खर्च हमने अननेसेसरी किया जो जरूरत का नहीं था, अगले महीने क्या काम किया जा सकता है, और हमें किस तरीके से अपना इनकम को हम कम कर सकते हैं, और क्या बचत बढ़ाई जा सकती है। और कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है, ठीक है, एक तरीके से हम एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मीटिंग हम यहाँ पर रख सकते हैं। बस परिवार के लोग बैठकर पैसे के बारे में खुलकर बात करें, क्योंकि कई बार घर में पैसों की समस्या होती है, लेकिन परिवार में कोई उस पर बात नहीं करता, और अकेले एक इंसान के ऊपर ही लोड पड़ जाता है जो पैसे कमा रहा है। और ये जो चीजें होती है ना, इसी वजह से जो कई सारे लोग होते हैं ना सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो अकेले इस प्रेशर को झेल नहीं पाते। तो दोस्तों, घर के खर्च कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में हर खुशी बंद कर दें, ठीक है, बाहर खाना बंद कर दें या फिर घूमना बंद कर दें या फिर बच्चों की इच्छाओं को रोक दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, असल बात यह है कि आपका जो पैसा है ना आपकी जिंदगी को कंट्रोल ना करे। मेरा कहने का वही मतलब है। आप जो भी बजट बनाते हैं ना, आप पैसे कंट्रोल कीजिए, और जितनी आपकी इनकम है ना आप उससे ऊपर खर्च ना करें। क्योंकि आज कई सारे लोग हैं जो 10,000 की सैलरी पे भी सारी जरूरतों को पूरा करके खुश है। ठीक है, खुश रहने की बात चल रही है, वो लोग खुश हैं क्योंकि वो अपने पैसे को ना बहुत ही सटीक तरीके से वो कंट्रोल करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। आज मैंने जो कहा आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज से बस ये 3 काम शुरू कर दीजिए। सबसे पहले
पहला कि हर खर्च लिखिए। दूसरा, सैलरी आते ही ज़रूरी खर्च और बचत को अलग कीजिए। तीसरी बात है कि हर खरीदी से पहले आप पूछिए कि यह मेरी ज़रूरत है या फिर ये मेरी इच्छा है। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपने एक एपिसोड ज़रूर देखा होगा, जिस पे जेठालाल ये कहते हैं कि हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए खर्च करने के बारे में कि क्या हमें उसकी वास्तविकता ज़रूरत है? अगर उसके बिना भी हमारा खर्च चल सकता है, तो हमें चलाना चाहिए और नहीं चल सकता, तो हमें वो चीज़ खरीद लेनी चाहिए। और याद रखिए, बड़ी सेविंग हमेशा इनकम से नहीं होती है। कई बार छोटी-छोटी गलतियाँ रुकने से भी हम फाइनेंशियल सिचुएशन को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। आपको ये अगर ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो इसे अपने परिवार तक ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि घर का बजट सिर्फ़ एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी नहीं होती, पूरे परिवार की समझदारी से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग घर को बनाया जाता है।